हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, ज्योग्राफी का हम लोग पहला चैप्टर का पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं, और उसके अलावा जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके अलावा हमने जैविक और अजैविक संसाधन को भी देख लिया है। आज जो हम लोग को पढ़ना है, संसाधन के ही और पार्ट्स को पढ़ना है, और संसाधन नियोजन के बारे में, मतलब कि किसी भी चीज का होना बहुत जरूरी है और उसको संभाल कर रखना, मतलब उसको नियोजित करना, उसका मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो बचा रहे और आगे के लिए क्या हो सके, काम आ सके। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि लिखा हुआ है कि विकास के स्तर पर हमारे मतलब संसाधन जो है उनको चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से चार भाग हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि विकास का स्तर कैसा होगा, तो क्या किस तरह का संसाधन हम लोग सामने आएगा। जैसे कि पहला है संभावित। ये संभावित शब्द में क्या जुड़ा हुआ है, संभावना, है ना, कि ऐसी संभावना है कि यहाँ पे ऐसा रिसोर्स पाया जा सकता है, ऐसा संसाधन पाया जा सकता है, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाए तो। जैसे कि भारत की बात होती है तो आपके सामने एग्जाम्पल दिया होगा कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, जिनका उत्पादन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। भारत के पास वैसी टेक्निक नहीं है, वैसी तकनीकी नहीं है, वैसा तकनीक विकास नहीं हुआ है कि अगर हिमालय को अगर आप देखते हो तो बहुत पर्वत पहाड़ में बहुत सारा क्या रहता है, खनिज पदार्थ रहता है। अगर हम उसको खोद दें या उसको निकालने की कोशिश करें, अगर मशीन हमारे पास हो, तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर हिमालय क्षेत्र का खनिज अगर ये हो, तो संभावना है वहां पे कि बहुत सारा क्या हो सकता है, वहां पे खनिज संसाधन निकल सकता है। अब विकसित संसाधन क्या होता है, ये नाम से ही हो गया है कि विकास हो चुका है, मतलब वहां पे संसाधन का विकास हो चुका है, हम लोग खोज चुके हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। ठीक है ना, कि यहां से इतना ही खनिज निकलने वाला है, इतना ही क्या होने वाला है, संसाधन निकलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का जब हम पता लगा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन। जैसे कि भूज में, भूज कहाँ है, गुजरात में, जहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया था कभी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी आपको पता हो गुजरात में है, और भुज वहीं पे है, जिला है। तो वहां पे क्या है कि बहुत सारा क्या है, वहां पे सौर ऊर्जा का संसाधन का विकास हो सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत दम मतलब कि रेगिस्तान टाइप से है, तो धूप बहुत ज्यादा है, और धूप है तो क्या, सोलर प्लेट लगा दो और बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो उस जगह का। भंडार संसाधन क्या होता है, भंडार मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक कर रखना, मतलब कि जुटा कर रखना, इकट्ठा करके रखना, भंडार संसाधन वही कहलाता है। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। जैसे कि जल हो गया। ठीक है, जल कैसे बनता है, अगर साइंस का अगर आए साइंस पे, तो जल कैसे बनता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों यौगिक मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, अपना H2O। तो वही बोल रहा है कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि जल है तो भाई इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत जो क्षमता है हम क्या कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब देखो, संचित कोश संसाधन, मतलब कि ऐसे संसाधन, भंडार संसाधन के ही हम हमसे जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि अगर आपके पास टेक्निक हो, आपके पास भंडार पड़ा हुआ है, तो आप उसके संसाधन का यूज कर सकते हो। तो वही है कि भविष्य में आप क्या कर सकते हो, नदी जो है आपके पास भरा पड़ा है, आपके पास कितनी नदियां हैं देख रहे हो, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, सतलज है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन उतना यूज कर पाते हैं क्या हम लोग, नहीं कर पा रहे हैं ना। आपके पास संचित पड़ा हुआ है, कोष है आपके पास, आपके पास भंडार है, नदी का भंडार है, जल है, लेकिन आपके पास टेक्निक नहीं है, तो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह का संसाधन क्या कहते हैं, संचित कोष, कि हमारे पास पड़ा हुआ है और इस्तेमाल करना चाहे तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपना संसाधन का, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। कल मैंने ये बताया था पहले ही अपने स्लाइड में कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किस विद्वान ने बोला था, ये आपको बोल देता हूं, जिम्मरमैन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला अपना जो है पार्ट, वो अपने चैप्टर में आगे पलटिएगा चैप्टर, तो देखिएगा संसाधन नियोजन करके एक चीज है। ठीक है, अब नियोजन क्या होता है, नियोजन मतलब कि आपके पास दिमाग है ना, ठीक है, आपके पास दिमाग है तो आपने क्या किया, किसी भी चीज को लेके और क्या कर दिया, प्लानिंग करके और उसको बना दिया कुछ, और उसका क्या किया आपने, नियोजन कर लिया। वही बोलता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है।
विवेकपूर्ण, ये नहीं कि मतलब कि लकड़ी ले लिया और मतलब कि इतना मिल गया और एक के चौकी बना पाए तुम। अगर उससे अगर चौकी के अलावा अगर तुम्हारा जो कटा हुआ भाग है उससे तुम अगर कुछ छोटा कुछ बना सकते हो, बेलन बना दो या कुछ और बना दो, तो भी क्या है, वो संसाधन का यूज है ना। तो जब ये कर पाते हो तो तुम क्या कर जाते हो, संसाधन नियोजन में आ जाते हो। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण है भारत में जहां पर कि नियोजन का कमी है, इसीलिए क्या हो रहा है, वहां के संसाधन का अच्छे तरीके से यूज नहीं हो रहा है। कहां कहां संभावना है देखते हैं। जैसे कि झारखंड बगल में है, बगल का स्टेट है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जो राज्य है बहुत खनिज है यहाँ पे, है ना, बहुत सारा चीज पाया जाता है। तो खनिज एवं कोयला पाया जाता है जिसका प्रचुर भंडार है। अगर इसको अच्छे से नियोजित किया था, क्योंकि यहाँ पे चोरकटई है बहुत ज्यादा, जानते ही हो, जो मनसो आके क्या कर लेता है, कोयला को चोरी कर लेता है। जैसे कि यहीं पे भोजपुर के बगल में तुम्हारा सोन नदी, और सोन का बालू फेमस, बालू भी तो खनिजे है, संसाधने है ना, संसाधन है ना। इसका भी अच्छे से यूज हो तो बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, चोरी चकारी है ही, देखते ही हो। ठीक है, बिहार में ही देख लो, चूना पत्थर है, पाइराइट है पूरा बिहार में जो चूना पत्थर। अब पता है, ये तुम पढ़ते जाओगे ज्योग्राफी तो 8 बार आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से, याद रखना। और सीमेंट का उद्योग जो है हमारे यहाँ बहुत है, डालमिया नगर बगल में है, ठीक है, डालमिया नगर वो भी है, सीमेंट का ही है, डालमिया सीमेंट आता है, ठीक है। और चूना पत्थर से क्या बनता है, सीमेंट बनता है। तो बिहार में बहुत मात्रा में, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर चाहे बिहार में कौन सा संसाधन पाया जाता है, तो ऑप्शन देगा, और यहाँ पे चूना पत्थर और पाइराइट दोनों ऑप्शन होगा, तो चूना पत्थर मार, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वहीं से गुजरती है, ठीक है, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे जल संसाधन, इसका भी यूज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान में क्या मिल सकता है आपको, रेगिस्तान, रेगिस्तान है राजस्थान में, राजस्थान मतलब कि पूरा रेगिस्तानी इलाका, बालुई इलाका, धूप पड़ता है पूरा, तो क्या कर सकते हो, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़िया हो सकता है, यहाँ पे प्लांट लग सकता है। जब से मोदी सरकार आई है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है इन सब चीजों में, ठीक है, सौर ऊर्जा पे बहुत ज्यादा ध्यान है, तो यहाँ पे ये सब संभव। लद्दाख में क्या कर सकते हो, विरासत पर्यटक स्थल। अब लद्दाख को तुम एक पर्यटक स्थल के रूप में, क्योंकि मोदी का काम ये भी है ना, देखते ही हो ना, बना दिया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में, बड़ा सा एकदम मूर्ति, ठीक है ना, सबका मूर्ति बनवा रहा है हर जगह। इसी के देखा देखी देखो सीतामढ़ी में सीता जी का बड़ा मूर्ति बन रहा है, बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति बन रहा है राजगीर में। तो पर्यटन स्थल आपको अगर विकसित करना, जैसे बखोरापुर अपना बगल में, ठीक है, अगर इसको पर्यटन स्थल में कैसे विकास हुआ है ना, अगर इसको और थोड़ा सा, खाली बाढ़ का दिक्कत है, अगर वो वाला बन जाता, काली माता का बड़ा मंदिर वाला बन जाता, जो बनने वाला था मूर्ति, अगर बन गया होता, तो आज तक देखते कि बखोरापुर में लाइन लगा रहता, और ठीक ना। तो पर्यटन स्थल आपको बनाना होगा, लद्दाख को आपको बनाना, लद्दाख बहुत खूबसूरत जगह, एकदम बर्फ से घिरा हुआ है, एकदम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, उसका यूज किया जा सकता है ना। तो ये सब संभावनाएं हैं जहां संसाधन का विकास हो सकता है, संभावनाएं हैं। जैसे कि कहां कहां देखें हम लोग, झारखंड में कोयला का देख लिए, बिहार में चूना पत्थर का, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का, राजस्थान में सौर ऊर्जा का, और लद्दाख में विरासत पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। अब अगला आपका टॉपिक आपके पास देखते हो, संसाधनों का संरक्षण। नियोजन तो आपने कर लिया, अब नियोजन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको संरक्षण मतलब संरक्षित रखना पड़ेगा, सुरक्षित तरीके से रखना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाला जो भविष्य है, हमारा जो जनरेशन है, वो भी काम ले सके, ठीक है ना। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, ठीक है। संबंध में, इसके संबंध में महात्मा गांधी का एक विचार है आपकी, इसमें महात्मा गांधी बोलते हैं क्या, कि देखोगे ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, कि संसाधन हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत, हम बोलते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। वही जो बात हो रही थी अभी, कि बालू है आपके पास, माना उसका यूज कीजिए, आप उसका निर्यात कीजिए, मतलब कि दूसरे राज्यों में बेचिए, समृद्ध बनाइए बिहार को, है ना, लोगों के लिए हेल्प कीजिए। अब यहाँ क्या चुरकटई, पेटी भरने लगते हैं लोग, है ना, अपना पैसा भरने लगते हैं, तो ये दिक्कत है। यही बोलते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, एकदम पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये किसका कथन है, महात्मा गांधी का, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, बोलता है कि मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ, ये भी सब ऑब्जेक्टिव है, मेधा पाटेकर का। तो ये क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन ये था नेतृत्व करता, तो मेधा पाटेकर थी, ठीक है। नर्मदा नदी है,
है ना, जो कि बहती है वहां महाराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। और वहीं पे आपको मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि उस पर बन रहा था बहुत ज्यादा क्या, बांध बांध बन रहा था, तो वहां के लोग जो विस्थापित हो रहे थे, नदी पर असर पड़ रहा था, इसलिए मेधा पाटेकर सामने आई, अब बोली कि इसको क्या कीजिए भैया, नर्मदा बचाइए, मतलब कि ये सब आप बांध बांध मत बनाइए, इतना आधुनिकीकरण करने की जरूरत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, ये क्या था, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ को बचाने का, पेड़ को काटा जा, बेतहासा काटा जा रहा था, ठीक है, अपने यूज के लिए, अपने लालच के लिए। तो चिपको आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेड़ क्या करती थी औरतें, चिपक जाती थी, ठीक है ना, उसको बाहों में पकड़ के काटो, आदमी को काटोगे ना पहले, ठीक है, इसलिए। उसके बाद संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय पर कृषि भूमि का विस्तार, मतलब ये संदीप पांडे का तो छोड़ो, ये दो इंपॉर्टेंट है, मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ और सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, और मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। अब गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है, बहुत सारे जो थिंकर्स थे जो चिंतित थे इस चीज को लेके, माना कि स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति, मतलब सेल्फिशनेस, और मतलब कि आप लालच में पड़ जाते हो, तो तथा अत्याधुनिक तकनीकी, मतलब कि आप ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने के चक्कर में सूचनात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देते हैं, मतलब कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, संसाधन खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि लालची हो गया है मनुष्य, है ना, सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास के कुछ अंश, है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब स्लाइड जो है ना, ये वाला स्लाइड तो और भयंकर हो जाता है आपके लिए, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना, एकदम फोकस कीजिएगा इस पे। सबसे पहला लाइन क्या कहता हूं मैं, यहाँ पे होगा, पलटिए, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे आइए बाबू, देखिए बहुत एकदम अच्छे से लगाए हुए हैं वहां पे भी, और यहाँ भी देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा कि सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रयास में 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी, तो क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ ना बाबू, थोड़ा सा सभी लोग गांव गया हुआ है, अभी 2-4 दिन में सब लोग ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बोलता है कि सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी, तो क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहले संसाधन संरक्षण के लिए, मतलब कि रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए सबसे पहले वकालत किसने की, क्लब ऑफ रोम ने, कब, 1968 में, ये सब ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि 1974 ईस्वी में, 1968 से स्टार्ट किया, 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक क्या थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखा, किसने रचना की, तो सुमशेर ने, ठीक है, कब, 1974 में। इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुआ। अभी अभी गांधी जी का मैंने एक विचार बताया, क्या बताया कि संसाधन पेट भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसका कथन है, गांधी जी का। और एक कथन मैंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने बताया था, जिमरमैन ने, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि अभी अभी बताया मैंने, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने ये किया था, मेधा पाटेकर ने। चिपको आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सच है कि मैट्रिक का जो रिजल्ट आ रहा है, जो परसेंटेज बढ़ेगा वो ऑब्जेक्टिव पे ही बढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखो अगला लाइन है कि ब्रंडलैंड आयोग, एक आयोग बैठा ब्रंडलैंड नाम से, उसकी अध्यक्षता की ब्रंडलैंड ने, द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के कारगर सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि किस आयोग ने सबसे पहले संसाधन संरक्षण के लिए क्या किया, प्रतिवेदन किया, या मतलब कि ये निवेदन किया, तो किसने, ब्रंडलैंड आयोग ने। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। अब ये क्या है, सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेन करे, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि सस्टेन करे, किसके लिए, आज के लिए भी और कल के लिए भी, जो आगे आने वाला क्या है, जनरेशन है। तो यही चीज है कि संरक्षण के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य, मतलब आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, मतलब एक किताब, मतलब एक तरह से नियमावली बनाई गई कि किस तरह से हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं, किस नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर। अब देखिए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में क्या है, रियो डी जेनेरो नाम का जगह है, वहां पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ, किस नाम से, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास था। तो इस सब ऑब्जेक्टिव है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की सबसे पहले संसाधन संरक्षण के रिसोर्स का कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद 1974 में सुमशेर ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। एक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ ब्रंडलैंड आयोग द्वारा, उसके बाद एक आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट आया, ठीक है। और
लास्टली हमने एक सम्मेलन किया सबसे पहला 1992 में, कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन। कहां पे? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये स्लाइड ही आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और ऑनलाइन में भी आप लोगों के लिए भी, जो भी यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए, सबके लिए, सब नीचे में डिस्क्रिप्शन में होगा आपके लिए। ठीक है, पुणे में 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब पृथ्वी सम्मेलन का सिलसिला स्टार्ट हुआ 1992 में, फिर 5 साल बाद कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो यही क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होगा, तो 1992 में, द्वितीय कब हुआ? 1997 में, 5-5 साल का गैप है, और 2002 में तृतीय। पहला कहां पे हुआ? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। दूसरा कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। और तीसरा कहां हुआ है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। मैच देखते हो? मैच देखते हो तो जोहान्सबर्ग, अफ्रीका जब जाती है इंडिया टीम तो जोहान्सबर्ग में मैच होता है ना। चलिए, अब यही सब है विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास। अब सतत विकास की अवधारणा आपके पास है। अभी अभी मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आता है आपके लघु उत्तरीय में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सतत विकास किसे कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है ना, नियोजित विवेकपूर्ण उपयोग। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की ओर संस्थाओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी क्या हो सकता है? सुरक्षित हो सकता है। मेरे शब्दों में जानिएगा, इसको छोड़िए, सिंपल सा है कि ऐसा विकास या ऐसा डेवलपमेंट, संसाधनों का ऐसा क्या बोलते हैं उपयोग, जिससे कि आज का विकास तो हो ही, आज डेवलप हम लोग हो ही, उसके साथ साथ जो है भविष्य के लिए भी हम लोग उसको क्या कर सके? सुरक्षित रख सके, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख सके। बस इतना ही है क्या? अपना सतत विकास। ठीक है, सिंपल रखेंगे चीजों को। और लास्टली जो आपके बहुत ही फैक्चुअल, जो लास्ट आपका वो है पेज, देखोगे इस ब्रैकेट में, हाँ पूरा ब्रैकेट, वो आपके लिए मैंने सामने कर दिया है उसको। ठीक है, ये देखोगे कि प्रथम सम्मेलन अभी भी मैंने बता दिया कि 1992 में कहां पे? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, है ना। अब जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों को लगभग 178 प्रतिनिधि, मतलब 178 देश मिलकर बैठे थे 1992 में। ठीक है ना, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम में। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21, मतलब एजेंडा 20, ये भी क्वेश्चन आता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, और रियो घोषणा पत्र, ये कब हुआ था? क्योंकि रियो डी जेनेरो में आया था, तो इसका एक मैनिफेस्टो मतलब कि ये कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, तो यही था अपना रियो घोषणा पत्र। तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से याद रखना है कि पहला 1992 में हुआ, दूसरा कि रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो कहां पर है? ब्राजील में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कितने लोगों ने भाग लिया? कितने देशों ने? 178 देशों ने। उसके अलावा क्या लेना है कि कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र कहां पे? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। यही याद रखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आप निकाल के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, जब मैं करवाऊंगा तो उस समय आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन यहां से क्या हो रहा है? लड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कार्यक्रम 21, अभी भी मैंने बात कर ही ली कि कार्यक्रम 21 था किसमें? प्रथम, इसमें एजेंडा 21 आया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 800, ये सब जानना जरूरी नहीं है, अब इतना ही याद रखिए, हाँ, कि एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए। इस पर खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई है। विश्व पर्यावरण कोष क्या हो गया? वर्ल्ड एनवायरमेंट फंड। ठीक है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, सब लोग पैसा देते हैं, उसमें जमा होता है, जो भी चीजें अगर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रही है उसके लिए क्या होता है? कार्यक्रम बनता है। तो एजेंडा 21 में यही सब चीजें, सारे देश, सबका अपना अपना लक्ष्य तय कर दिया गया है। जितना जो विकसित है ना उसको सबको तय कर दिया गया। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब डेवलप्ड है, विकसित है, तो उसको क्या कर दिया गया है कि आप इतना देंगे, आप इतना देंगे। जैसे कि अपने ही समाज में देखते हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी चीज होता है, तो जो जितना बड़ा होता है उससे क्या चंदा उतना ही मांगा जाता है। तो उसी तरह विश्व के स्तर पर भी क्या कर दिया? चंदा मांगा जाता है इस कोर्स में। ठीक है, एजेंडा 21 यही है। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। 1997 में हुआ है। ठीक है, कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में। ठीक है, प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था कि प्रथम सम्मेलन में क्या क्या हुआ है ये देखा जाए। इससे +5 सम्मेलन, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाएगा, ये कि +5 सम्मेलन के नाम से किस सम्मेलन को जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। ठीक है, अब देखिए आगे, क्योटो, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना आजकल एक शब्द, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी का गर्म होना, वार्म हो रहा है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा क्या हो रही है?
कम हो रही है, बढ़ रही है। CO2 बढ़ रहा है। जो ओजोन लेयर है ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये करता है, वो भी क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, उसमें होल हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी आती है वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है, और वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। तो उसको बचाने के लिए ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर में छिद्र हो गया तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आएंगी, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अब यही इसी चीज को बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक क्योटो सम्मेलन हुआ, कब, 1997 में। जापान में ही क्या है, क्योटो है, ठीक है। 159 देश भाग लिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें 6 गैसों का नाम जरूर याद रखेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन का क्या होता है, CH3, ठीक है, मीथेन का। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। HFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड, और उसके बाद क्या, बस यही 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6, ठीक है ना, HFC, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। 6 जो है आपको इंपॉर्टेंट है, उसमें सब लिखा हुआ है। ये याद करना जरूरी है कि क्योटो सम्मेलन में किन 6 गैसों को प्रतिबंधित करने की बात की गई, या मतलब कंट्रोल में रखने की बात की गई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। जहां यूरोप ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में 8%, समझ लो पूरा यूरोप मिला के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मतलब कि ज्यादा है, ये सब जो गैस है 6 गैस, इसमें 8% भागीदारी निभाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है 7%, जापान जो है 6% की कटौती पर सहमत हुआ, ठीक है। बोला कि हम आज जो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गैसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपने फैक्ट्री से, उसमें से 8% क्या कर देंगे, हम कटौती कर देंगे। यूएसए बोला कि हम 7% कर देंगे, और जापान बोला कि 6%। किस सम्मेलन में, क्योटो सम्मेलन, ठीक है। कब, 1997 में। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो +5 सम्मेलन किसको कहा गया, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन किसको कहा गया, तो क्योटो सम्मेलन को, ठीक है। अपना लास्ट स्लाइड है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि हम लोग पता है 2002 में जोहान्सबर्ग में। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं। लास्ट है अपना कुछ और तथ्य जो कि आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, डाकू की अर्थव्यवस्था। ये क्या है भाई, इधर इधर देखोगे, हाँ डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब इसको क्या कहते हैं भाई, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, तकनीकी शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मतलब कि कहीं ना कहीं रॉबरी कर रहे हो आप किस चीज पे, पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे। अपना धाक जमा के कुछ विकसित देश होते हैं, जो डेवलपमेंट कंट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं पर्यावरण का कि उनका अर्थव्यवस्था क्या हो जाता है, चमक जाता है। तो यही होता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब यही सब बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण है तो सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये सबसे ज्यादा इस इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका 5 जून। क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग के लिए आता है, आज कंपटीशन में भी आता है, तो आप लोग के लिए तो और जरूरी हो जाता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। तो इस तरह से जो अपना चैप्टर है, मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ओरिएंटेड और जो हाँ लघुत्तरीय हो सकता है उसको मैंने खत्म किया है पहले चैप्टर को, ठीक है। आप लोग को भी समझ में आया होगा ये चैप्टर। अब जो है अगला चैप्टर हम अगले दिन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, दोनों पार्ट को एंजॉय कीजिए, और मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।